नमस्कार, स्वागत है आपका planet.com पर। अब से कुछ मिनट पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपना बजटीय संबोधन समाप्त किया है। हम हाजिर हैं आपके लिए तुरंत विश्लेषण के साथ एक रेडी एनालिसिस का। बजट बड़ा एक भारी डॉक्यूमेंट होता है, उसमें कई बारीकियां होती हैं, उनको भी समझेंगे, बाद में फिर लौटेंगे। लेकिन एक फर्स्ट ग्लांस में बजट कैसा लग रहा है उस पर हम बात करते हैं। मेरे साथ मेरे सीनियर कुलीग और एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं श्रीकांत। श्रीकांत, को फर्स्ट इंप्रेशन जितनी बड़ी बड़ी उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ कोर कंस्टिट्यूएंसी को लेकर के बजट है। उसमें छोटे जो टैक्स पेयर हैं उनको एड्रेस किया गया है, रूरल जो ग्रामीण इलाका है उसको एड्रेस किया गया है, किसानों को एड्रेस किया गया है। और ये जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है कि जो इतना बड़ा डिमोनेटाइजेशन का जो कदम उठाया था, उस डिमोनेटाइजेशन के कदम के पीछे दरअसल क्या था। कोशिश ये की है बताने की कि इससे आगे चल के ट्रांसपेरेंसी आएगी, भ्रष्टाचार दूर होगा, कर जो है वो कर की आमदनी बढ़ेगी और उससे जो पैसा आएगा वो इकोनॉमी में लगाया जाएगा तो अर्थव्यवस्था में आएगा। तो कुल मिलाकर के एक तरह से मुझे लगता है कि ये डिमोनेटाइजेशन का जस्टिफिकेशन बनेगा। ओके, लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें, अगर मैं इसको दूसरे पहलू से तरह से पेश करूं कि डिमोनेटाइजेशन के बाद सरकार का लगातार ये प्रयास रहा है कि इस डिमोनेटाइजेशन को आप पोजिशन कैसे करें। तो डिमोनेटाइजेशन को गवर्नमेंट ने पोजिशन किया एक एंटी ब्लैक मनी, एंटी भ्रष्टाचार मुहिम की तरह से, एक प्रो ईमानदार मुहिम की तरह से, और कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी की तर्ज पर नरेंद्र मोदी को गरीबी हटाओ, गरीबों का हितकारी नेता की तरह से पोजिशन करना। तो बजट की स्पीच में मुझे कहीं उन्हीं बातों में कंटिन्यूएंस दिखी है सरकार। क्योंकि देखिए, आप जो एम्फेसिस देखिए, जो उन्होंने 10 पॉइंट अरुण जेटली ने शुरू में गिना है, उसमें से 5 पॉइंट रूरल, फार्मर, गरीब, यूथ। तो युवा और पिछड़ा, गरीब, फार्मर, अर्बन के मुकाबले रूरल, और जो एक इनकम टैक्स की भी मेजर रिलीफ दी गई है, वो 96% ऑफ कंपनीज जिस ब्रैकेट में फॉल कर रही है देश की, जिनका 50 करोड़ से कम का टर्नओवर है, उनको सीधा 5% का एक कट इनकम टैक्स में रिलीफ। गरीबी सबसे तबका इंडिविजुअल्स में भी 2.5 से 5 लाख की इनकम वाले तबके में 10 से घटा के सीधा 5% कर दिया। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई कर रही है। पॉलिटिकल जो एक बजट होना था शायद पॉलिटिकल इकोनॉमी की नजर से, चुनाव से पहले आप अपने को पोजीशन उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ करो जो संख्या में बड़ी है। संख्या में बड़े कौन है? संख्या में बड़े गरीब है, संख्या बल है। और दूसरी बात ये कि यही वो कंस्टिट्यूएंसी है जिनको सबसे बड़ी मार झेलनी पड़ी थी डिमोनेटाइजेशन, क्योंकि ये छोटी कंपनियां ही हैं जिनको जो ज्यादा नकदी पे आधारित व्यापार करती हैं या कारोबार होता है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है 5% छूट देने से उनको रिलीफ मिलेगा। और दूसरी बात ये कि गरीबों के साथ साथ और जो ग्रामीण लोगों के साथ साथ वो एक ईमानदारों की कंस्टिट्यूएंसी भी डेवलप करना चाहते हैं, जो टैक्स पे करते हैं या जो टैक्स पे करना चाहते हैं, लेकिन ये सोच करके नहीं करती यार मैं क्यों टैक्स पे करूँ, बाकी सब चोरी चल रही है। तो ये बड़े बड़े जो उदाहरण दिए थे कि इतने करोड़ कारें हैं और इतने करोड़ लोग विदेश जा रहे हैं और इतने लाख टैक्स दे रहे हैं। सो क्लियरली, सो द एम्फेसिस वाज टू द ऑनेस्ट टैक्स पेयर को आप कहीं ना कहीं रिवॉर्ड कीजिए, उसको बेनिफिट दिखाइए, और ये संदेश भी स्पष्ट कर दीजिए कि डिमोनेटाइजेशन के जरिए जो हमारे पास आंकड़े आए हैं वो आंकड़ों पे हमारी नजर है, और हम जो भ्रष्ट लोग हैं उसमें से, या जो बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो कमा दरअसल जा रही है लेकिन कर नहीं दे रही है, अब हम उनके पीछे जाएंगे, उनको पकड़ेंगे। कुछ एक और इंटरेस्टिंग बातें भी हैं अगर हम इकोनॉमिक्स की नजर से भी देखें। तो जैसे बड़ा कॉर्पोरेट टैक्स कट नहीं है, लिस्टेड कंपनीज के लिए कट नहीं है, लेकिन शायद वो आएगा। लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर जैसे है कि अभी तक आप कैपिटल गेन्स टैक्स जो देते थे वो 3 साल के बाद काउंट होता था, अब 2 साल के बाद काउंट होगा, उसमें भी कुछ रिलीफ है। आपको दूसरा घर या रियल एस्टेट खरीदनी पड़ती थी, उसमें भी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कुछ और प्रोविजन वो बनाएंगे। दूसरा जो शेयर बाजार कल नर्वस था, करीब 200 पॉइंट गिरा था, कोई कैपिटल गेन्स वाले प्रावधान में बदलाव तो नहीं आ रहा, वो नहीं आया, उसी की वजह से आज इतनी तगड़ी उछाल देखी जाएगी शेयर बाजार में बजट स्पीच खत्म होने के बाद शायद। बिल्कुल उससे बचे हैं। और एक बात जो आगे चल करके आप कहेंगे कि फिस्कल कंसोलिडेशन जो है वो एक तरह से फिस्कल डेफिसिट को इन्होंने अपनी लिमिट में रखा है, उससे मुझे लगता है शेयर बाजार खुश है। और
कोशिश उम्मीद ये थी कि विदेशी निवेश को और ज्यादा आकर्षित करने के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा, कम से कम मेरे ध्यान में नहीं आया ऐसा कुछ। इसलिए विदेशी निवेश कैसे आएगा? मुझे लगता है विदेशी निवेश को लाने के लिए एक काम ये किया गया है कि छोटी कंपनियों को जो छूट दी गई है, तो छोटे छोटे कारोबार हैं, जो स्टार्टअप है, जिसकी बात बार बार करते हैं, तो स्टार्टअप को बढ़ावा देने का ये एक प्रयास आपने बहुत अच्छी बात की है। भाई स्टार्टअप्स की पिछले साल इतनी चर्चा हुई थी कि 3 साल के टैक्स हॉलिडे थे, उनका क्या होगा, उसको बढ़ावे 7 साल कर दिया गया है अगेन। सो दैट्स एन इंसेंटिव कि आपका प्रॉफिट जब होगा तब तो आप टैक्स दोगे, 3 साल में तो आप प्रॉफिट कमाने की स्थिति में जाओगे। सो FIPB को अबॉलिश कर दिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को। तो कहीं ना कहीं ये संकेत देने का प्रयास है कि रेड टेप हटा रहे हैं। वो बोर्ड जो इसको प्रमोट करता था, एक बार उसको बंद करके किसी जगह में डाल रहे हैं और फिर नया ज्यादा इंडस्ट्री फ्रेंडली या फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली प्रोविजन को इंट्रोड्यूस करेंगे। सो संकेत कहीं है, लेकिन उस तरह का बिग बजट अनाउंसमेंट, बिग रिफॉर्म ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन शायद मार्केट्स को ये रिलीफ है कि चलिए कम से कम गलत बात तो। और इसका एक पॉलिटिकल एंगल ये है, जिसको लेकर के मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में, पंजाब में सब जगह ये शोर मचाएंगे, वो ये है कि इन्होंने जो पार्टी की फंडिंग है उसमें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी लाने के कुछ प्रस्ताव रखे हैं। वो कितने प्रैक्टिकल है नहीं है, उनसे क्या होगा ये तो देखने की बात है। लेकिन 20,000 की जो दान सीमा थी उसको घटा के 2,000 कर दिया है। अगर आप टैक्स देना चाहें तो ठीक है। और जो बॉन्ड का जो इन्होंने प्रस्ताव रखा है, तो जो पार्टियां अपने आप में कहती हैं हम ये विकास करेंगे और हम साफ पार्टी हैं और हम हमारे ऊपर भरोसा कीजिए और हमें वोट दीजिए, तो अगर आपके ऊपर भरोसा करना है तो आप बॉन्ड खरीद के दिखाइए, तो मार्केट में जाइए, बॉन्ड खरीदिए, अगर आपके पास भरोसा है तो अपने आप साबित हो जाए। तो ये भी अपने आप से पार्टियों को इस तरह से ज्यादा मार्केट के लिए और जो अपने वादों के लिए रिस्पॉन्सिबल होने की चुनौती है। इस पे बात मुझे लगता है ये पॉलिटिकल जो एंगल है इसका, चुनाव में ये बात होना ही जाती है। बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया शिवपाल जी। और जिस तरफ आपने इशारा किया कि थोड़ा मार्केट्स और एक मैक्रो माइक्रो इकोनॉमी को समझने के लिए मैं वत्सल हमारे कुलीग को इनवाइट करता हूँ, जो इस विषय पे हमें बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक बार जो शिवकांत ने आखिर में बात कही है उसके ऊपर वापस आना चाहता हूँ कि जो पॉलिटिकल फंडिंग की बात है, पॉलिटिकल फंडिंग की बात पे एक मैसेज देने की कोशिश की है अरुण जेटली ने अपने भाषण में कि 2,000 की सीमा कर दी जाएगी। और 2,000 की सीमा पे जब वो बोल रहे थे तो सदन में काफी हंसी सुनाई दे रही थी, क्योंकि सबको लग रहा था कि अरे 2,000 जैसे पहले ज्यादा बड़ी रकम की नकली रिसीट बनाते थे पॉलिटिकल पार्टीज वाले, 2,000 बनाने लगी। बट इन एनी केस देयर इज अ स्टेप फॉरवर्ड एंड देयर इज एन इंटेंट व्हिच इज बीइंग शोन। बट अब बात करते हैं थोड़ा वो फिस्कल प्रूडेंस की, जिसकी वजह जिसको भी शायद मार्केट थम्स अप दे रहा है। तो वत्सल, 3.2 का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट इस साल, 3.0 का नेक्स्ट ईयर। तो ये भी क्योंकि बात ये हो रही थी कि क्या इस सब एनवायरनमेंट में क्या उस तरह का फिस्कल डिसिप्लिन बनाए रख पाएंगे। So he has stuck to his roadmap. Yes, this was a tightrope which he should have been walking. If you look at a 5-year picture or the chart of the fiscal deficit, he's continuously been on a downtrend. And I think if this was a chance for him to actually be a little more fiscally used, and I'm not sure if the market rally really due to this 3.2%. But of course, on a macro level, it does seem stable right now. But I think he could have pushed it to 3.4, 3.5% on the back of the slowdown on demonetization. Okay. So your logic being that if you would have kind of been a little more relaxed on the fiscal deficit front, he could have spurred growth better and given an indication on the other side. Yes, and also because you have stable commodity prices to grow, so there was not such a big risk of overplaying your card at this juncture. It would have still been a safe bet in my view. And one of the points which he emphasized on that that we need to give a fillip to exports going forward. Now in a global environment where most countries are, especially the bigger markets like US, are becoming more protectionist, will that be a real possibility going forward? The rupee strengthened a bit today. So again, any thoughts on those? I mean, sure. So on the rupee, I think the trend up down the few years is of course a weakening rupee to support our export. But as you know, with the reverse globalization, everything is flowing in the reverse order now. So of course, it's a very competitive export market. So, and this also means you'll have to be very competitive on our domestic manufacturing front, because what you export abroad also has to be on the same quality and standards as our Asian peers.
But for this, we will definitely need a weekend rupee, and this is a tough challenge. And I think the financial sector has spoken more in detail about this rather than just saying we have to focus on exports. And of course, he did talk about much to what you must have just heard. Shivkant was talking about the big picture which he gave, how many people are actually in the tax net, how few in India are paying, and how the government will be expanding, trying to expand on that. So some messages on demonetization, some political points. But before I conclude this, I'd just like to know from you, as a young man, young professional, how do you see and rate this budget? Well, so I think we all thought we were all expecting for really blockbuster announcement of budget, but to be fair, we have none. It was a very flat budget. The markets are rallying, I think, primarily because he did not make any big blunder of any sort. Because as he said at the beginning of his speech, that demonetization was a very extreme step that was needed. He did give the figure of the tax to GDP ratio and how much. But he also said that the ill effects or adverse impact of demonetization is very transient and will not be seen beyond this year. And he referred to both IMF and World Bank projections regarding that. And we know about economic forecast. It can be possibly wrong, so yeah, fingers crossed that they don't the downward revisions don't extend into next year. But I would rate this budget as out of 10. I would rate it about 6.5. Otherwise, there was nothing wrong with this budget. It's just that we had to manage the expectations. But I think globally, because we have all the political uncertainty behind that. Sorry, I'd like to catch you there. Why 6.5? 6.5 is a pretty decent number, 65%. So 65% you are giving them very good marks. What sort of fault? Why? So one is that can't give 65% just because there was no mistake. What were the positives there? I think the positive for the biggest one for the market was no capital gains tax, no SPV tax, which is really good for equity market stability and the future volume growth on our exchanges. And my personal view about the fiscal deficit is already laid out, but I think in terms of fiscal consolidation, we're on the right track. I remember the rural slowdown which was happening over the last 4 to 5 years has been addressed in a big way. The largest historical allocation to Manrega, and of course rural spending. The other thing with this is we have more rural inflation, so more rural spending would not cause any risk for any spillover effects from that. And actually, the finance minister said the rural growth is 4.1%, expected to be 4.1%, which is a record in recent times. Okay, thank you very much for joining us. तो दोस्तों जो हमारे यंगर साथी हैं वो तो 6.5 नंबर दे रहे मुझे और जो शुभकांत की बात से लगा था कि हम शायद इतने पॉजिटिव नहीं है, लेकिन हाँ ये बात इसमें जरूर बढ़ी है कि कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट नहीं है जिससे कि आपको बुरा लगे कि अरे ये क्यों हुआ। तो कोई बहुत बड़ी घोषणाएं नहीं हुई, कोई बड़े ऐलान नहीं हुए, लेकिन लाइक वी ऑल्सो कीप टॉकिंग अबाउट दीस डेज दैट policy and financial policy announcements are not just restricted to the budget process है। बजट वाले दिन कोई ऐसी बड़ी घोषणा नहीं हुई है जिससे हम नर्वस महसूस करें। जुड़ने के लिए धन्यवाद और ध्यान रहे जैसे वित्त मंत्री ने कहा ये तारीखी बजट था, इसलिए क्योंकि ये पहली बार 1 फरवरी को आया था और पहली बार रेल बजट ही मर्ज था हमारे सालाना बजट में। और इस बजट में जहां डिफेंस सेक्टर को खासा अच्छा एलोकेशन मिला है, लगभग 2.74 लाख करोड़ का आउट ऑफ 21.47 लाख करोड़ टोटल एलोकेशन, लेकिन एम्फेसिस रूरल की, फार्मर्स की, कहीं ना कहीं निशाने पर राजनीति की। धन्यवाद।